अस्सलामुअलैकुम। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो उसमें एक हमने किया था कि एंजाइम कंसंट्रेशन और एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उसके साथ टेम्परेचर, उसको स्टार्ट किया था। तो टेम्परेचर में कल मैंने आपको बताया था कि एक होता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे, तो जितनी भी एक्टिविटी वो शो कर सकता है वो उस टेम्परेचर पर शो करेगा, उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो हमारे बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होगा 37। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। दूसरी बात कि जो टेम्परेचर होते हैं, जितने भी एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन होते हैं, वो टेम्परेचर यानी हीट प्रोवाइड करने से वो तेज़ हो जाते हैं। जैसे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर डायग्राम ये बनी हुई है, इसमें रेट डबल्स फॉर ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। कि मसला अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई प्रोसेस हो रहा है, तो अगर हम टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री इंक्रीज़ कर दें, 30 पर ले जाएं, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। जब जो पहले रिएक्शन हो रहा था उसका डबल हो जाएगा। और इस तरह से ये जो 37 है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और उसके बाद जब हम टेम्परेचर को मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे तो वो डीनेचरेशन हो जाएगी, यानी एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा, वो उसके जो बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, वो एक्शन शो नहीं कर सकेगा। उसको कहते हैं डीनेचरेशन, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। और ऊपर लिखा हुआ नॉर्मल कर्व फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, कि जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, उनका रेट ऑफ एक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक हैं, जो बॉडी के अंदर होते हैं, उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 होगा। दूसरी बात, ये जो हीट होती है, हीट, तो ये प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी उस एनर्जी को कहा जाता है जो किसी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब ये हीट है ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगी एंजाइम को, और जिसका नतीजा क्या बनेगा, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स ये एक्टिवेटेड हो जाएंगे, एक्टिवेटेड। तो ये एक्टिवेटेड हो जाएंगे यानी ये रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो जब रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स हैं जो एक्टिवेटेड हो जाएंगे, तो उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो रैपिड हो जाएंगे। और उसके साथ साथ ये जो हीट है, इट प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी, प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी टू रिएक्टेंट्स, टू रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स उनको कहा जाता है जो आपस में रिएक्शन शो करते हैं। तो जहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट ये रिएक्टेंट होंगे, मतलब इस तरह से अगर हम ये देखेंगे इस तरह से, अब जहाँ पर जो है सपोज करेंगे ये सबस्ट्रेट हैं, ये सारे ये सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट, तो ये सबस्ट्रेट हैं। और जबकि जहाँ पर इस तरह से ये एंजाइम हैं, एंजाइम हैं, ये एंजाइम है, तो इनको
रिएक्टेंट कहा जाएगा। अब जो हीट है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट रैपिड हो जाती है, वो क्विकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, उनकी मूवमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो जब मूवमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं तो इनके आपस में कोलाइड करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, यानी इनके आपस में टकराने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी मौजूद होगी, काइनेटिक एनर्जी, जो कि हीट ने प्रोवाइड की, और जिसकी वजह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट हैं वो फास्ट हो जाएंगी, वो तेज़ी के साथ मूवमेंट शो करेंगे। तो इस तरह से उनके कोलाइड करने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और जब कोलाइड होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उसके नतीजे के तौर पर रिएक्शन रेट भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो रिएक्शन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये एक लिमिट तक होगा, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर तो हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। लेकिन जब हीट ज़्यादा प्रोवाइड कर दें तो उसका नतीजा क्या होगा कि जो मूवमेंट्स होती हैं वो वायलेंट हो जाती हैं, वायलेंट मूवमेंट्स, एंड मूवमेंट्स शदीद हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, और जिसका नतीजा क्या निकलता है कि एंजाइम के जो एटम्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। जब एंजाइम के एटम्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशंस ज़्यादा हो जाएंगी। तो वाइब्रेशंस के ज़्यादा होने की वजह से एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। और जब बॉन्ड टूट जाते हैं तो फिर वो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है, वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो रिएक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकेगा। तो ये है कि जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट होगा। मैं दोबारा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो हीट है ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगी। रिएक्टेंट जो होते हैं जैसे एंजाइम है और सबस्ट्रेट, ये रिएक्टेंट होंगे और जिसकी वजह से वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर जो एक्टिवेशन एनर्जी हीट, उसकी वजह से जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वो क्विकली मूवमेंट शो करेंगे, उनकी मूवमेंट्स रैपिड हो जाती हैं, उनके आपस में कोलाइड करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जब उनके कोलाइड करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर उनका आपस में रिएक्शन ज़्यादा होगा, रिएक्शन रेट इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके नतीजे के तौर पर ज़्यादा हीट की वजह से जो एंजाइम्स के एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशंस वायलेंट हो जाती हैं, शदीद हो जाती हैं, जिसके नतीजे के तौर पर उनके दरमियान जो बॉन्ड हैं वो टूट जाते हैं और इस तरह से एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो ये तो था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।